हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो में। स्वस्थ शरीर के लिए ब्लड प्रेशर का होना बहुत जरूरी है, लेकिन बीपी मशीन पर इसकी रीडिंग का सही रेंज में होना भी उतना ही जरूरी है। अगर मशीन ने सामान्य से ज्यादा बीपी दर्ज किया है तो सचेत होने की जरूरत है। अगर यह सामान्य से कम है तो भी आपको सावधान रहना चाहिए। तो कैसे करें अपनी बीपी कंट्रोल में, यही है इस वीडियो का विषय, जिसमें आप जानेंगे कि क्या है हाई बीपी या हाइपरटेंशन, इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, हाइपरटेंशन का नुकसान क्या है, हाइपरटेंशन से बचने के लिए क्या करें, हाइपरटेंशन का इलाज क्या है, जैसे प्रश्नों के जवाब जरा विस्तार से। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। अक्सर प्रेशर में काम करने वाले लोगों को शाम को सरदर्द और थकान की शिकायत होने लगती है। शुरुआत में लोग इन लक्षणों को हल्के में लेते हैं और दर्द से राहत पाने के लिए पेन किलर ले लेते हैं। जब तक पेन किलर का असर रहता है, सर दर्द से राहत रहती है, लेकिन थकान में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको भी ऐसे लक्षण हैं, तो आपको पेन किलर की जगह डॉक्टर से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये लक्षण हाई बीपी या हाइपरटेंशन के हो सकते हैं। और आइए अब जानते हैं कि क्या है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का सीधा संबंध दिल से है। दरअसल शरीर के सभी अंगों या कोशिकाओं तक साफ खून पहुंचाने और फिर साफ खून का उपयोग अंगों या कोशिकाओं द्वारा करने के बाद खराब खून वापस किडनी और लंग्स में भेजने का काम दिल का ही होता है। दिल 1 मिनट में यह काम अमूमन 70 से 75 बार करता है। जब सब कुछ सही रहता है तो हमारी खून की नलियों में ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, लेकिन खून की नलियों में फैट जमा होने, किडनी की समस्या होने, तंबाकू इत्यादि के सेवन की वजह से नलियों का रास्ता सकरा हो जाता है या नलियों का लचीलापन कम हो जाता है। इस वजह से दिल के विभिन्न अंगों या कोशिकाओं तक खून पहुंचाने और वापस लाने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, और यहीं से हाइपरटेंशन की शुरुआत होती है। अगर आपके बीपी की रीडिंग 130/90 आए तो यह सामान्य से ज्यादा है, और अगर यह बीपी 180/120 हो जाए तो आपको फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। और आइए अब जानते हैं हाइपरटेंशन के लक्षण क्या हैं। हाइपरटेंशन में सर दर्द या सर में भारीपन, थकावट, चिड़चिड़ापन या जल्दी और तेज गुस्सा आना, आंखों में परेशानी, सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी, अनियमित धड़कनों का बढ़ जाना जिसे ट्राइकार्डिया कहते हैं, कानों में सनसनाहट, जबड़ों में जकड़न, कुछ मामलों में पेशाब में खून आना और सांस फूलना जैसे लक्षण होते हैं। और आइए अब जानते हैं कि हाइपरटेंशन के कारण क्या हैं। हाइपरटेंशन के वैसे तो बहुत से कारक होते हैं। सबसे पहला कारक है खानदानी बीमारी। हाइपरटेंशन का बहुत बड़ा कारण आनुवंशिक होता है, यानी अगर पेरेंट्स को हाइपरटेंशन की शिकायत रही है तो बच्चों में भी यह परेशानी हो सकती है। ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। उपाय जरूर है। अगर हम रूटीन और लाइफस्टाइल को दुरुस्त रखें तो हाइपरटेंशन की समस्या से आसानी से बच सकते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम लाइफस्टाइल से जुड़ी होती है। और दूसरा कारक होता है खराब लाइफस्टाइल। आजकल हाइपरटेंशन के मामले खराब लाइफस्टाइल की वजह से हो रहे हैं। रात में देर तक जगना, सुबह देर तक सोना, न जॉगिंग न फिजिकल एक्टिविटी, सूरज की रोशनी से दूरी, मेहनत से पसीना न निकलना, ऐसे तमाम कारणों से हमारी लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई है और नतीजा हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन का तीसरा कारक है फिजिकल एक्टिविटी का कम होना। अगर पेरेंट्स से हम तक हाइपरटेंशन की परेशानी पहुंचने का खतरा है तो हम फिजिकल एक्टिविटी द्वारा इसे काफी हद तक कम कर सकते हैं। अगर यह खतरा नहीं भी है तो भी हमें फिजिकल एक्टिविटी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सच तो यह है कि ज्यादातर लोग ना तो जॉगिंग करते हैं, न ही योग और न ही एक्सरसाइज। ऐसे में मोटापा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाना आम सी बात है। हाइपरटेंशन का चौथा प्रमुख कारक है मोटापा। यह भी जेनेटिक हो सकता है और लाइफस्टाइल की वजह से भी होता है। अगर जेनेटिक है तो भी लाइफस्टाइल को दुरुस्त करके मोटापे से बचा जा सकता है। और मोटापे से बचने के लिए आप हमारी फैट टू फिट सीरीज के वीडियो से मदद ले सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सच तो यह है कि मोटापा सीधे तौर पर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से शरीर बीमारियों का घर जरूर बन जाता है। हाइपरटेंशन के मामले में तो यह और भी खतरनाक होता है। दरअसल मोटापे की वजह से शरीर में वसा या कोलेस्ट्रॉल सिर्फ स्किन के नीचे ही जमा नहीं होता, बल्कि यह शरीर के विभिन्न अंगों तक खून लाने और ले जाने वाली नलियों में भी जमा हो जाता है। इसके बाद पांचवा कारक है नींद का पूरी न होना।
स्वस्थ शरीर के लिए नींद का पूरा होना बहुत जरूरी है। हमारा रिलैक्स होना हमारे अंगों को ऊर्जा से भर देता है। दरअसल जब हम नींद में होते हैं तो हमारे सभी अंग पूरी तरह से आराम कर रहे होते हैं। जब हम नींद पूरी नहीं करते तो हमारे अंगों को अतिरिक्त काम करना पड़ता है और नतीजा होता है अतिरिक्त दबाव। इसके बाद छठा कारक है किडनी की समस्या। कई बार बीपी बढ़ने की वजह किडनी भी होती है, क्योंकि किडनी से रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के द्वारा शरीर में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट किया जाता है। साथ ही यह फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस में भी अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में जब किडनी की समस्या होती है तो सिस्टम पर भी असर होता है और नतीजा होता है बीपी का बढ़ जाना। यही कारण है कि जिनकी किडनी में समस्या होती है अमूमन उन्हें बीपी की समस्या हो जाती है। अगर अचानक बीपी बढ़ गया है और कोई कारण समझ में नहीं आ रहा हो तो डॉक्टर की सलाह से किडनी का अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। एक और बात, अगर बीपी किडनी की परेशानी की वजह से नहीं बढ़ा हो, किसी और वजह से बढ़ा हो तो भी किडनी का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हाइपरटेंशन का सीधा असर हमारी किडनियों पर पड़ता है। इसके बाद सातवां कारक है नमक का ज्यादा लेना। शरीर के लिए नमक जरूरी है, लेकिन जब इसकी मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाए तो यह बीपी बढ़ा देता है। दरअसल इसकी वजह यह है कि खून में सोडियम की ज्यादा मौजूदगी खून के संतुलन को बिगाड़ देती है और किडनी की कार्य क्षमता को घटा देती है। इससे किडनी खून में मौजूद पानी को पूरी तरह छान नहीं पाती, फिर शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और इससे दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और बीपी बढ़ जाता है। इसके बाद आठवां कारक है नॉनवेज ज्यादा लेना। मांसाहारी भोजन में वसा की मात्रा अमूमन ज्यादा होती है, वहीं इसे ज्यादा तापमान और ज्यादा चिकनाई में भी पकाना पड़ता है। इस वजह से इन्हें खाने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने का खतरा बना रहता है। और नौवां और प्रमुख कारक है शराब और तंबाकू इत्यादि। इन सभी नशीली पदार्थों के सेवन से खून का रासायनिक संतुलन बढ़ जाता है, जिससे बीपी बढ़ जाती है। और बीपी बढ़ने का 10वां और अंतिम कारक है तनाव। तनाव सभी बीमारियों की जड़ है, इसलिए हमें चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। तनाव की वजह से हमारी नींद खराब होती है और तनाव से हाइपरटेंशन और शुगर जैसी दूसरी बीमारियां भी होती है। और आइए अब जानते हैं हाइपरटेंशन का नुकसान क्या है। यदि किसी को हाइपरटेंशन है तो उसका दिल कमजोर हो सकता है, रक्त नलिकाएं भी कमजोर हो जाती हैं, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा होता है, पैरों की नसें खराब होना, पैर में सूजन होना, आंखों की परेशानी, किडनी की परेशानी और नींद में कमी होना हाइपरटेंशन के नुकसान होते हैं। और आइए अब बात करते हैं कि हाइपरटेंशन से बचने के लिए क्या करें। हाइपरटेंशन से बचने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना है। हाइपरटेंशन को काबू करने के लिए यह जरूरी है। अगर हम लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं तो यह काफी फायदेमंद होगा। इसके लिए एक सही रूटीन को फॉलो करना चाहिए। सुबह उठने से लेकर देर रात सोने तक टाइमिंग सही रखनी है। ऑफिस की टेंशन ऑफिस में ही छोड़ें और घर पर फ्री होकर लौटें। वैसे आजकल ज्यादातर लोगों का वर्क फ्रॉम होम है, ऐसे में इस बात का ध्यान रखना और भी जरूरी है। इंसान के हाथ में सब कुछ नहीं होता, यह सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। पिछली गलतियों को आप सुधार नहीं सकते, लेकिन इनसे सीख लेकर आगे गलतियों से बच सकते हैं। पछताने का कोई फायदा नहीं होता। ऐसा सोचने से तनाव कम जरूर होता है और इससे पॉजिटिविटी डेवलप होती है। सुबह हर दिन 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करने से तनाव काफी कम होता है। यह हमें आपात स्थिति को भी बेहतर तरीके से संभालने में सक्षम बनाता है। मेडिटेशन सब्र रखने की क्षमता को भी बढ़ाता है। इसके बाद नंबर आता है भोजन का। भोजन में सबसे पहली बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो है मैग्नीशियम का। ऐसे खाने का चुनाव करें जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा हो, मसलन सभी तरह के सीड्स जैसे लौकी के बीज, फ्लैक्स सीड इत्यादि, काजू और हरी पत्तेदार सब्जियां। हर दिन अगर हम 1 चम्मच लौकी का बीज या 2-3 काजू की कली खाएं तो हमारा काम चल सकता है। वहीं हरी सब्जियों को भी रूटीन के हिसाब से 1 कटोरी हर दिन खाने से मैग्नीशियम की कमी नहीं होती। अगर किसी के शरीर में मैग्नीशियम की कमी ज्यादा हो गई है तो डॉक्टर की सलाह से आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। मैग्नीशियम एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट एजेंट है और यह नींद लाने में काफी मदद करता है। इसके बाद दूसरी चीज का ध्यान रखना है चिकनाई का। हाइपरटेंशन को कम करने के लिए हमारे खान पान का काफी अहम रोल होता है। अगर हाइपरटेंशन से बचना है तो ज्यादा फैट यानी घी, रिफाइंड और तेल के साथ मसाले खाने से आपको बचना चाहिए। जिन्हें इस परेशानी ने घेर लिया है उनके लिए तो चिकनाई वाला खाना 15 दिन में एक बार ही होना चाहिए। तीसरी चीज है नमक। खाने में ऊपर से नमक खाने की आदत अगर आपको है तो इसे बंद कर दें। जिन्हें हाइपरटेंशन की समस्या है उन्हें यह जरूर करना चाहिए। नमक सामान्य से भी कम लें। हर दिन 3 से 5 ग्राम, लगभग 1 छोटा चम्मच नमक हाइपरटेंशन के मरीजों के लिए काफी है। कई लोग ऊपर से नमक लेते हैं, यह हानिकारक है।
नमकीन मिक्सचर को आप ना कहें। सेंधा नमक दूसरे नमक की तुलना में बेहतर हो सकता है, इसलिए खाने में सेंधा नमक का प्रयोग करें। और अचार, खटाई और सिरके जैसी खट्टी चीजों, टिक्की, समोसे, बतासे से आप दूरी बनाकर रखें। इसके बाद आपको चौथी और अंतिम चीज का ध्यान देना है, हरी सब्जियां और फल का। सब्जियों और फलों का सेवन करें। सब्जियों में पालक और दूसरे साग, बंद गोभी आदि। और आइए अब बात करते हैं हाइपरटेंशन का इलाज क्या है। इस वीडियो में हम हाइपरटेंशन के नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक इलाज के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें हमने विस्तार से होम्योपैथी और एलोपैथिक इलाज के बारे में बताया है। आप ज्यादा जानकारी के लिए हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। और हाइपरटेंशन से बचने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस विषय पर भी हमने पहले वीडियोस बना रखे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। और आइए अब जानते हैं हाइपरटेंशन के नेचुरोपैथी इलाज के बारे में। नेचुरोपैथी के अनुसार जब हम जन्म लेते हैं तो अमूमन हमें बीपी की समस्या नहीं होती। लाखों में से कोई एक बच्चा होगा जिसको पैदाइशी बीपी की परेशानी हो। आगे भी जब हम सही भोजन करते हैं तो हमें ऐसी परेशानी नहीं आती। लेकिन जैसे ही हमारे भोजन में अनहेल्दी चीजें शामिल होती हैं, हमें ऐसी परेशानियां घेर लेती हैं। तब हमारा खून गंदा होता है और बीपी की परेशानी होने लगती है। अमूमन डॉक्टर उन्हें खून पतला करने की दवा देता है, न कि खून साफ करने की। 10 से 15 वर्षों तक ऐसी दवाओं से काम चलता है, फिर दवा ठीक से काम नहीं करती। इसलिए नेचुरोपैथी इलाज काफी फायदेमंद है। इसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम खान पान और रूटीन में अगर थोड़ा बदलाव कर ले तो हाइपरटेंशन की परेशानी से आसानी से निकल सकते हैं। नेचुरोपैथी में आप सुबह 6 से 8 के बीच प्राणायाम 30 मिनट, मॉर्निंग वॉक 30 मिनट, सन बाथ 30 मिनट करें। खान पान में आप सुबह 8 बजे 250 ml एल्कलाइन जूस यानी 1 नारियल पानी या सफेद पेठे का रस, 10 बजे 400 ग्राम तक एक तरह का फल जैसे तरबूज या खरबूजा आप सेब भी खा सकते हैं। और लंच जो कि 2 बजे करना है, इसमें वही खाना है जो रूटीन में आप खाते आए हैं, मसलन चपाती, दाल, कम तेल वाली सब्जी। ध्यान रहे कि जब तक इस डाइट को फॉलो करेंगे मांसाहार नहीं करना है। और 5 बजे कोई भी रोस्टेड नट जैसे भुना हुआ चना या मूंगफली इत्यादि। 7-8 बजे आपको डिनर करना चाहिए। इसके साथ ही नेचुरोपैथी में एसिडिक खाना बंद कर दिया जाता है। इस डाइट के साथ किसी भी तरह का एसिडिक खाना आपको नहीं खाना चाहिए, जैसे चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि। साथ ही ज्यादा नमक वाली चीजें भी आपको बंद कर देनी चाहिए। इसे अपनाने से आपको 10 से 15 दिनों में फायदा दिखने लगेगा। और दोपहर 12 बजे आपको 400 से 500 ग्राम देसी खीरा या देसी टमाटर, इसमें नींबू और नमक नहीं डालना है, खाना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं हाइपरटेंशन के आयुर्वेदिक इलाज के बारे में। दिल के संकुचित होने से धमनियों यानी आर्टरीज के माध्यम से खून पूरे शरीर में फैलता है और दिल के शिथिल होने से सिराओं यानी वेन्स के माध्यम से शरीर से वापस दिल में पहुंचता है। दिल के संकुचन के समय आर्टरीज में जो प्रेशर होता है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और शिथिलता के समय जो दबाव वेन्स में होता है उसे डायस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का सामान्य स्तर 120 माना गया है, जबकि डायस्टोलिक का 80, जिसे हम 120/80 के रूप में लिखते या पढ़ते हैं। जब रीडिंग इससे ज्यादा आती है तो हाइपरटेंशन का केस माना जाता है। इसके लिए आयुर्वेद में हाइपरटेंशन से बचने के लिए आप लहसुन की 2 कली सुबह खाली पेट पानी के साथ खा सकते हैं। दिन में कभी भी प्याज का रस और शहद बराबर मात्रा में मिलाकर 1 चम्मच लें। 2 कच्चे आंवले सुबह शाम चबाएं या 1 चम्मच आंवले का चूर्ण सुबह शाम पानी के साथ लें और इसे खाली पेट लें। अर्जुन की छाल या छाल का चूर्ण 1 चम्मच पानी में उबाल कर लें। 1 भाग अर्जुन की छाल, 4 भाग दूध और 16 भाग पानी मिलाकर तब तक उबालें जब तक यह 1/4 न रह जाए। लगभग 200 मिलीलीटर का यह दूध शक्कर या मिश्री में मिलाकर दिन में 2 बार लें। अरंडी के तेल में भुनी हुई 2 छोटी हरण 1 चम्मच शक्कर के साथ मिलाकर आप सुबह शाम लें। तो ये था हाइपरटेंशन से बचने के लिए आयुर्वेदिक इलाज। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। इस विषय से संबंधित आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।